स्थायी कैबिनेट के इस फैसले के तहत उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और आपूर्ति की नियमित निगरानी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों से भी सुझाव लेकर आवश्यक निर्णय कर सकेगी। सरकार का ये कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। स्थायी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उर्वरक आपूर्ति पर मंत्रिमंडलीय उप समिति, उप मुख्यमंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष, कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य, खाद की उपलब्धता और वितरण पर रहेगी निगरानी, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर फोकस। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि खेती की तैयारियां अप्रैल और मई से ही शुरू हो जाती हैं और अब जब रोपाई लगभग पूरी होने की स्थिति में है, तब समिति का गठन करना सरकार की देरी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते व्यवस्था बनाई जाती तो किसानों को खाद की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। भगत ने यह भी कहा कि सरकार दबाव में आकर यह फैसला लेने को मजबूर हुई है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी दोनों सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह समिति बनाई गई है। फिलहाल राज्य में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और यदि भविष्य में किसी क्षेत्र में कमी की आशंका होती है तो समिति तत्काल बैठक कर आवश्यक निर्णय लेगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को सौभाग्य से दोनों हमारे आदिवासी भाई हैं। इन लोगों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं, मुझे लगता है बहुत दबाव में है कि अब खेती बाड़ी शुरू हो गया तो अब ये कमेटी बना रहे हैं। इनका कब कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कब सिफारिश आएगा, कब लागू करेंगे। ये तो खेती जब शुरू होता है उस समय अप्रैल मई से ही शुरू हो जाता है सब प्रक्रिया, और अब जुलाई चल रहा है। अब रोपाई उपाई काम भी अब अंतिम चरण में है तो ये कमेटी बना रहे हैं। तो इनका जो सोचने समझने काम करने का सब इसमें किसी का दबाव है, लगता है स्वतंत्रता से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। रबी खरीफ की फसलों से पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके भंडारण, उसके परिवहन, उसके प्रबंधन, इसको लेकर क्या करना चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये कमेटी बनाई गई है। राज्य सरकार ने खाद का पर्याप्त व्यवस्था किसानों के लिए की है। कहीं भी खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता सरकार ने बना ली है। आगे जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो कमेटी की बैठक में विचार करके सरकार को आवश्यक सुझाव इस मामले पे देंगे। और प्रदेश में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर अपनी तैयारियों को मजबूत करने का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस इसे देर से उठाया गया कदम बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह समिति कागजों तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाती है। रायपुर से गौरव सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। खाद पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में किसानों को खरीफ और रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। हालांकि इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि जब खेती का सीजन लगभग अपने अंतिम चरण में है तब समिति बनाने का औचित्य क्या है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। खाद के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन की क्या है सियासी मायने। मंत्रिमंडलीय समिति से किसानों को कितना होगा फायदा।
क्या समिति बनाने से खाद की कालाबाजारी में आएगी कमी? कांग्रेस क्यों लगा रही दबाव में फैसला लेने का आरोप? तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा, जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है INE24 पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा रविंद्र सिंह जी का। रविंद्र सिंह जी, ये बहुत अच्छी बात है कि एक समिति बनाई गई है और इस समिति के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को जो खाद है वो समय पर मिल सके, किसी प्रकार की कमी ना आए खाद बीज को लेकर। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अब जो खेती किसानी का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम चरण है, और ऐसे में इस समय इस प्रकार की समिति बनाने का क्या औचित्य है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार किसानों और विपक्ष के दबाव में आकर इस प्रकार की समिति बना रही है। क्या कहेंगे आप? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, किसी भी कार्य को रूपांतरित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए नई पहल करना, तो ये तो स्वागत योग्य है। तो इसका स्वागत आज करना चाहिए। कोई व्यवस्था का व्यवस्थापन अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए तो स्वागत योग्य कार्य है। आज खाद्य व्यवस्था की अगर चर्चा करें तो टारगेट से ज्यादा खाद हमारे पास आज है। नीम यूरिया की बात करें, 4,78,000 का टारगेट था, आज 4,71 हमारे पास मीट्रिक टन हमारे पास है। आज DAP की बात करें, 2,25,650 मीट्रिक टन का टारगेट था, 1,27,667 मीट्रिक टन हमारे पास है। आज केवल DAP ही बस हमारे पास 60% उपलब्ध है, बाकी सारे खाद हमारे पास सरप्लस है। जैसे NPKs की बात करें, 1,32,100 मीट्रिक टन था, आज 1,34 है, मतलब ये भी खाद 102% है। आज MOP 63,000 का टारगेट था, आज 61,000 रुपए, 61,000 मीट्रिक टन है, तो ये भी एक्स्ट्रा है। SSP आज 1 लाख था, आज 1,50,000, 151% सरप्लस है। खाद वितरण की बात करें तो 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का खाद प्रथम प्राथमिक चरण पर छत्तीसगढ़ में किसानों को कर दिया गया है और निरंतर आगे की प्रक्रिया चालू है। खाद वितरण की प्रक्रिया चालू है और जिस क्रम से सरकार ने मानक तय किए, वो क्रम से खाद वितरण होता रहेगा। चलिए, काफी अच्छे आंकड़े दिए आपने रविंद्र जी। रुक करेंगे हम सत्यप्रकाश सिंह जी का। सत्यप्रकाश जी, अगर सरकार ने ये जो समिति है, मंत्रिमंडलीय उप समिति, इसका गठन किया है, तो इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है? और अगर देखें तो उप मुख्यमंत्री जो हैं अरुण साहब जी, उनका तो ये कहना है कि सिर्फ खरीफ के लिए नहीं, ये रबी की फसल के लिए भी समिति बनाई गई है। देखिए उदय जी, अभी इनमें तमाम बातें कही। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अभी इनकी सब चीजें हैं, सब उपलब्धता है, सब चीजें आंकड़े की आंकड़े मैं भी बताता हूँ। तो उससे पहले एक चीज आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हर किसान खुशहाल है, हर उपलब्धता है, और फिर 2 दिन बाद ही इनके टेंडर निकल आते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले की बात। तो फिर ये किस लिए? अभी जिस तरह से रविंद्र सिंह जी ने कहा कि ये उपलब्ध इतनी थी, इतना हो गया, ये इतना, तो ये फिर किससे निकल रहे? ये फिर मजाक हो रहा है किसानों के साथ कि कहीं ना कहीं आपको जुना दे रहा है कि सब चीज है, और उसका ये टेंडर निकाल दे रहे हैं। अभी जो इन्होंने बातें नहीं की, मैं बताना चाहूंगा। उर्वरक की अगर मैं बात करूं, खरीफ सीजन की, इन्होंने 15 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था। अभी कितना हुआ? लगभग 55,000 मीट्रिक टन, मतलब लगभग 36% के आसपास। तो ये किसानों को, अगर इस तरह से चीजें जिन्होंने गिनाई है कि इतना उपलब्धता है, तो किसान सड़क क्यों? किसान क्यों बोल रहा है मेरे को उर्वरक नहीं मिल रहा? किसान क्यों बोल रहा है कि मेरे को प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनियां, उनसे लेनी पड़ रही है, जो 200-300 क्यों किसान बोल रहे हैं? अगर इतनी उपलब्धता है। DAP का जो लक्ष्य रखा 2,25,650 का, वो अभी तक मात्र 25% ही उन्होंने अवेलेबिलिटी रख रखी। ये दिखता है कि आप किसानों को ठग रहे हैं। अब जब खरीफ सीजन का, ये रबी सीजन खुद किसान है, अब जुलाई के अंत में आते आते तो खरीफ की बुआई हो जाती है, सितंबर अक्टूबर तो कटाई शुरू होती है। तो ये दिखता है कि आप अब सिर्फ झुंझुला दिखाने के लिए किसानों को ये कर रहे हैं। किसान समझ रहा है, अरे अगर इतना ही रहता तो अभी आपने याद होगा उदय सिंह जी, जब ध्यान की जरूरत थी, किसान को आत्महत्या कर रहा था। अभी 1 महीने पहले की बात है, सड़क जाम क्यों कर रहा था राजनांदगांव की तरफ, चाहे वो दंतेवाड़ा की तरफ, तो किसान क्यों सड़कों पे आ रहा था, क्यों चक्के जाम कर रहा था? अगर इतनी उपलब्धता है तो क्योंकि किसानों को मिल नहीं रहा है। धान आप वो भी पूरा नहीं खरीदते हैं, एक दाना की बात करते हैं, उसमें 15 लाख किसान छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, बोल दीजिए पिछली बार से भी कम खरीदी होती है। तो ये दिख रहा है ना। और जब किसान का, और सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने रेशियो जो बदल दिया,
पहले नकदी का रेशियो रहता था 70% और उसके 60% 40%, 60 नकदी और 40 का उर्वरक और तमाम खाद बीज की चीजें मिलती थी, उसको अब इन्होंने 70 चीज कर दिया है। यो क्यों? नकदी जो है 70 है और 30% आपको खाद और उर्वरक बीज मिलेगी, तो ये क्यों किया गया? पहले उपलब्धता आपके पास कब, और नए रेशियो आपने जो बना दिया है, कहीं ना कहीं किसानों को और दर्द दे दिया आपने। तो ये जनता या किसान समझ रहा है कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही है, क्यों हमारा दाम नहीं खरीदा जा रहा है, क्यों उर्वरक की कमी है। अगर इतनी उपलब्धता है तो किसान क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है? बिल्कुल रविंद्र जी, मैं आपसे सड़क जाम करने की क्यों जरूरत आप पड़ रही है? करूंगा ये तमाम चीजें किसान समझ रहे हैं। और आप उदय सिंह जी देखिए, आप ही मीडिया में बैठे हुए हैं, जी खबरें आपके यहाँ भी चलती है कि किसान ने रोड जाम किया, क्यों किया, पूछिए इनसे। चलिए इससे प्रतिक्रिया लेंगे रविंद्र जी की, लेकिन मैं रुक करूंगा मयंक जी का पहले। मयंक जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को काफी ध्यान से सुना, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी का कहना है कि किसानों को खाद बीज की कमी देखने को मिली है और किसान सड़कों पर भी उतरे। हालांकि रविंद्र सिंह जी का यह कहना है कि सरकार ने समिति का गठन इसलिए किया है ताकि ये तमाम समस्याएं हैं इसको दूर किया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये फैसला दूरदर्शी है या राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला, आप इसको समझते हैं? देखिए, एक तो चीज तय है कि अब ये जो समिति बनेगी, ये जो भी फैसले देगी उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले रबी की फसल में ही हो पाएगा। उसकी वजह ये भी है कि खरीफ की फसल की बुआई तो लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि खरीफ की फसल की बुआई का समय जून और जुलाई में रहता है और जुलाई में भी 15 जुलाई तक लगभग खत्म हो जाता है, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें। तो इस जो अभी खरीफ की फसल है उसमें इसका कोई लाभ हमको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है खादात के मामले में अगर कुछ चीजें बनती हैं, बुआई के बाद अगर कुछ चीजें खादात की जरूरत होती है और इसमें समिति में कुछ नया फैसला आ जाता है तो उसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन ये इस फसल का तो आप लगभग ये मान के चलें कि नगण्य है। अगली फसल के लिए, रबी की फसल के लिए योजना हो सकती है, लेकिन अब ये समय तय करेगा कि समिति क्या निर्णय लेती है, क्या व्यवस्थाएं बनाती है। खाद की सुनिश्चितता और अच्छे बीज की सुनिश्चितता तय करने के लिए सरकार की जो समिति है वो क्या प्रस्ताव लाती है और क्या वो प्रस्ताव किसानों के लिए अनुकूल है या किसान उसको स्वीकार कर पाते हैं या नहीं स्वीकार कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अब चूंकि सारी व्यवस्था जो है समिति तय बताएगी, तो समिति के निर्णय के आधार पर ही अब ये तय हो पाएगा कि ये जो कदम उठाया गया है वो कितना बेहतर है। चलिए इस प्रतिक्रिया लेते रविंद्र जी की। रविंद्र जी, अगर खाद की कमी नहीं है तो नई निगरानी समिति बनाने का क्या औचित्य है? मैं आपके सारे सवाल को क्रमबद्ध तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहले मैं साथी प्रवक्ताओं के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो खाद और बीज के विषय आज हमारे बीच बना उतरता है, तो बीज के विषय में बताना चाहूंगा कि 2025 पे 4,75,516 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया था, जो 3% कांग्रेस सरकार ज्यादा था। रबी फसल पर 25-26 पे 1,16,069 क्विंटल का वितरण किया गया था, जो 12% कांग्रेस सरकार से ज्यादा था। अगर 2026 में हम आते हैं तो पंजीकृत रकबे की बात करें बीज उत्पादन के, तो 2026 में हमने 20,964 हेक्टेयर पर बीज उत्पादन कार्यक्रम किया। कांग्रेस सरकार 11,606 हेक्टेयर पर करती थी। आज 9,360 हेक्टेयर पर हमने अतिरिक्त उत्पादन किया, विस्तार किया, जो 81% कांग्रेस के कार्यकाल से ज्यादा है। बीज उपार्जन की बात करें तो आज 5,02,000 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है। रबी फसलों के उत्पादन की बात करें तो 3,83,000 पैक्ड बीज उत्पादन छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है। कांग्रेस सरकार में बीज उत्पादन 2.46 लाख था, यह 34% अधिक है। इसके बाद अगर हम वर्तमान 2026 के फसलों की बीज की मांग की बात करें तो बीज मांग था 4,95,006 क्विंटल। उपलब्धता सरकार के पास 5 लाख क्विंटल की उपलब्धता है और बीज वितरण 4,51,119 क्विंटल का बीज वितरण कर दिया है। यह 90% है। आज कांग्रेस सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल बातें नहीं करती, कार्य करती है। ये पूर्ण रूप से भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। खाद के ऊपर भी भ्रम फैलाया गया, बीजों के ऊपर भी भ्रम फैलाया गया, जबकि 90% का टारगेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अचीव कर लिया। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने यह टारगेट अचीव कर लिया है और सरप्लस आज बीज का भंडारण हमारे पास है, खाद का सरप्लस भंडारण हमारे पास है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। जी। किसी भी व्यवस्था को और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने के लिए गठन करना, सदस्यों का गठन करना, नए नए सदस्यों को आमंत्रण करना, नए सुझावों का आमंत्रण करना, ये तो सकारात्मक है।
ये सकारात्मक है रविंद्र जी, स्टेप है बिल्कुल सरकार का, बिल्कुल सकारात्मक है और स्वागत योग्य कार्य है। इसकी सभी तारीफ भी करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काफी लेट इस समिति का गठन किया गया है? यह अगर इस समिति का गठन अगर देखा जाए तो अप्रैल या उससे पहले हो जाना चाहिए था, ताकि खरीफ की फसल और जो रबी की फसल है इन तमाम फसलों को देख के ध्यान में रखकर किसानों के लिए उचित निर्णय लिया जा सकता था। अभी खरीफ फसल का शुरुआती चरण चल रहा है। अब इस शुरुआती चरण पर, प्राथमिक चरण पर अगर ये कमेटी बनाई गई है और अच्छे क्रियान्वयन के लिए बुलाई गई है, अच्छा क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, लेकिन अच्छे क्रियान्वयन के लिए अभी शुरुआती चरण से पहल है, तो बहुत अच्छी पहल है। ये अभी बहुत लंबा सफर है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी, जिस प्रकार से आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार के समय किसानों को खाद बीज नहीं मिला, इस तरह की स्थिति क्या आपकी सरकार में नहीं थी? और अगर आपकी सरकार में नहीं थी और अगर अभी वर्तमान में इस तरह की जो स्थिति है नजर आ रही है, तो एक विपक्ष की भूमिका के नाते आप क्या कुछ सरकार को सलाह देना चाहेंगे? किस प्रकार से सरकार को आप बता सकते हैं कि जो तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं खाद बीज को लेकर उनको दूर किया जा सकता है? देखिए रविंद्र सिंह जी आंकड़े तो दे रहे हैं, मगर उनकी पार्टी ने इनको ट्रैप पे फंसा। उनकी पार्टी ने आंकड़े दे दिए, मगर ये नहीं पता कि जमीनी हकीकत क्या है। कि जमीनी हकीकत ये है कि किसान आत्महत्या करने में मजबूर है। जमीनी हकीकत ये है कि पिछले 3 साल के अंदर 100 से ज्यादा किसान आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं और 10 से ज्यादा किसान आत्महत्या की है। जमीनी हकीकत ये है। ये हमारी, अगर आपकी बात की वजह से, मैं तो बोलूंगा कि हमारी सरकार की फाइलें खोली है। जो अगर इतनी इन्होंने अच्छा काम किया किसानों के लिए, तो हमारी सब सरकार के पास आ गई। हमने साल दर साल धान खरीदी बढ़ाई, मगर इनकी 2 साल के अंदर ही क्यों 1 लाख मेट्रिक टन से 1.41 मेट्रिक टन क्यों हो गया, ये बताइए। तो इसी से दिख जाता है ना कि उर्वरक कमी है, इसी वजह से ना। या तो आप मान लीजिए कि मैंने धान खरीदी नहीं खरीदी कि इसलिए भी होगा, ये दिखता है, इसलिए बोला। और इनके आंकड़े जो दे रहे बारे उनके, तो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं बीजेपी के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हकीकत कुछ और रहता है। वो आंकड़ों की कलाबाजारी जो है ना, वो जनता समझती है, इसलिए जनता मतलब क्या हाल हो रहा है वो भी जनता देख रही है। अब देखिए महत्वपूर्ण यही बोला, हमारी 5 साल की सरकार की आपने बात की, तो 5 साल में हमने काम किया। तभी आपको बताऊंगा उदय सिंह जी कि जब हमारी सरकार थी ना 5 साल की, तो जो टॉप राज्य थे 10, उसमें किसानों की खरीदी या किसानी खुशहाली की बात होती, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम आता था। हमने जो काम किया ना, इसीलिए जो एवरेज इनकम थी जो प्रदेश की 10,000 प्रति वर्ष किसान की, हमने 9,980 रुपए के आसपास कर दी थी। ये हमने किया था ना, हमने इसलिए किया था ना क्योंकि हमारे जब हमारी सरकार थी, किसान की, तो आपको याद होगा जब मंदी में आया, कोरोना में आया, तो हेडलाइन बनी कि किसान अभी भी, जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों के भी किसान है, वो अभी भी मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। कोरोना के समय भी ये चीजें हो रही थी, क्यों हो रही थी? तो ये हमने करके दिखाई से, हमारी सरकार फाइलें खोल लीजिए तो आप सीख जाएंगे। मगर ये विपक्ष को साथ लेके चलना कहाँ चाहते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो। हम तो सीधे एक बात बोलेंगे, किसानों को ठगिए मत। किसानों ने आपको वोट दिया, सत्ता में बैठाए भरोसे के साथ कि आप उनके लिए काम करेंगे। एक पुष्ट की बात करके अभी भी आप दो किस्तों में देते हैं, एक पुष्ट अभी भी नहीं मिल रहा है। आपने बोला था धान खरीदी समिति जा रही है, वहीं पे काउंटर लगा के कैश देंगे, वो भी नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, मगर कम से कम धान, कम से कम उर्वरक तो समय पे दे दीजिए, कम से कम डीएपी तमाम चीजें जो बीज है वो तो दे दीजिए, बारदानी तो समय पे दे दीजिए। हमारी जब सरकार थी आप बता दीजिए, मैं तो इनको बोल रहा हूँ, कभी बता दी किसान ने रोड जाम किया हो, कभी किसान ने बोला बारदाना ना मिल रहा। हमारी जो सरकार थी बारदाना की व्यवस्था पहले करती थी। ये नहीं कि अब खरीफ सीजन खत्म हो रहा तो समिति तय बना रहे कि हाँ अब ये तय करेगी कब खरीदी करनी है, कब बीज करें, उर्वरक उपलब्ध करनी है, कब बारदाने करनी है। तो ये दिख रहा है ना कि आप कहाँ लेट हो रहे हैं, आप कहाँ किसानों को ठग रहे हैं, ये चीज साफ है। तो हमारी सरकार की तुलना हो ही नहीं सकती। जिस तरह से हमने किसानों को खुशहाल किया ना, वो ये कर ही नहीं सकते। चाहे वो 15 साल की रमन सिंह की सरकार की याद कर लीजिए, 15 साल की जो रमन सिंह सरकार थी, 2100-2200 बोल के 1200-1300 रुपए धान खरीदते थे, वो भी किसानों ने देखा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप काम कीजिए, आप करके दिखाइए, किसान को खुशहाल कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। मगर ठगिए मत। जिस तरह से आप युवाओं को ठगते हैं, छात्रों को ठगते हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, उसी तरह किसानों को भी ठग रहे हैं, आदिवासियों को ठग रहे हैं, तो वो मत कीजिए, काम कीजिए, हम भी। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बिल्कुल सत्यप्रकाश सिंह जी, इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं मयंक जी की। मयंक जी, मैं सत्यप्रकाश सिंह जी की बात को कोट करना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने एक बात कही है। मेरा सवाल ये है कि क्या समिति बनाना एक बड़ा मुद्दा है या किसानों तक समय पर खाद बीज और बारदाना उपलब्ध कराना ये बड़ा मुद्दा है? देखिए, अंततः लाभदायक तो वही है कि किसानों को फायदा कैसे पहुंचता है। अगर बिना समिति बनाए हुए भी अगर फायदा पहुंच सकता है तो उसको भी किया जा सकता है। तो समिति बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है
या किसी समस्या का लॉन्ग टर्म में कोई सॉल्यूशन निकालना है जिसके दीर्घकालिक परिणाम अच्छे आए, तो उसके लिए समिति बना करके उसका एक रिसर्च की जा सकती है कि ऐसा क्या किया जाए जो लंबे समय तक किसानों के लिए फायदेमंद हो और उनको जो है जो बेसिक चीजें हैं, खाद बीज की जो समस्या है उससे उनकी निजात दिला सके। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि समिति केवल खाद और बीज पर बात करे, वो संभवतः ऐसी योजनाओं पर भी चर्चा कर सकती है कि क्षेत्र के किसानों के लिए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के लिए कौन सी फसल लगाना बेहतर रहेगा, उसके लिए उपकरणों की क्या जरूरत हो सकती है, वो उपलब्ध कराने की भी बात हो सकती है, उस पर सब्सिडी देने की बात हो सकती है। ऐसा करके छत्तीसगढ़ के किसानों को और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसा कि एक परंपरा रही है छत्तीसगढ़ में कि जो छत्तीसगढ़ के जो किसान, अधिकतर किसान है, अब तो काफी कुछ बदलाव आ गया है, वो परंपरागत खेती के रूप में केवल धान को ही प्रेफरेंस देते रहे हैं और वो साल में एक बार धान लगाने वाले कुछ किसान आज भी हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की खेती में। आप देखिए कि तमाम तरह के ड्रैगन फ्रूट यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा, केले की व्यावसायिक खेती यहाँ बड़े पैमाने पर हो रही है, पपीते की खेती हो रही है और ये जो फसलें हैं और सब्जियां हैं न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जा रही हैं बल्कि विदेशों तक में जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर समिति कुछ ऐसा बनाती है, उन चीजों पर भी सोचती है कि किसान को सुविधाएं भी मिले और उनको जो है व्यवसाय बढ़े, उनकी आय दुगनी हो, उसके लिए क्या कुछ किया जाए, उस पर भी अगर काम होगा तो बात ज्यादा बेहतर होगी। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया लेते रविंद्र सिंह जी की। रविंद्र सिंह जी, समिति बनाई है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार हमारे किसान भाइयों को ये भरोसा देगी कि समिति बनने के बाद खाद बीज की कालाबाजारी नहीं होगी, किसानों को समय पर खाद मिलेगी, जो समस्याएं किसानों को अक्सर देखने को मिलती हैं उन समस्याओं का समाधान जल्द होगा और इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं अक्सर हम देखते हैं कि किसान मंडी पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नजर नहीं आती, किसान घंटों तक खड़े रहते हैं, कहीं टोकन नहीं मिल रहा, कहीं किसी प्रकार की समस्या आ रही हैं। तो इस तरह की समस्याएं अब नहीं आएंगी समिति बनने के बाद? निश्चित ही सरकार किसान के हितों की रक्षा करने के लिए समिति का निर्माण किया है और निश्चित ही किसान के फायदे की जो भी कार्य होगी मैं मानता हूं कि समिति के माध्यम से व्यवस्था को किया जाएगा और सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हितों की रक्षा करेगी। समिति का उद्देश्य यही है किसानों को सुविधा प्रदान करना और किसानों के हितों की रक्षा करना। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया लेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी का। सत्यप्रकाश सिंह जी, सरकार तो यही कहना है कि समिति का उद्देश्य यही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लाभ हो और जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके, तो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। आपको भी इंतजार करना चाहिए कि समिति बेहतर काम करे और समस्या ना आए। बेहतर काम करे किसानों के लिए, जैसे पहले बोला, हम चाहते हैं विपक्ष यहाँ चाहते हैं कि किसानों का हित हर कोई चाहता है और क्या है दरअसल बीजेपी के ऊपर किसान वर्ग जो है वो खुद भरोसा नहीं कर पाता। तो जिस तरह से आपको याद होगा आतंकवादी इन्होंने किसानों का, जिस तरह से आपको याद होगा गाड़ियां, इनके नेता के बच्चे ने गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर, तो ये चीज आपने देखी है। इनके बड़े बड़े सांसदों ने किसानों को किस तरह से बोला वो भी हमने देखा है, जंतर मंतर किस तरह से लाठीचार्ज वो भी हमने देखा, कीले लगाई वो भी हमने देखा है। तो किसान वर्ग थोड़ा ठगा हुआ महसूस करता है, मगर इस बार उन्होंने भरोसा किया छत्तीसगढ़ में, मैं खासतौर से बात करूं, और उसके बाद भी उनको वही याद आया, ये आखिर में रहेंगे वही, चाहे रमन सिंह की सरकार हो चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार। तो इसीलिए किसानों को उनको भरोसे में लेने के लिए इनको बहुत काम करना पड़ेगा। या तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, विपक्ष के नाते हमको लेके चलिए, विपक्ष के नाते हमारी जो सरकार है उसको फाइलें खोलिए, किस तरह से हमने काम किया, हमारे लोगों से पूछिए, तब सलाह लीजिए। मगर क्या है, घमंडी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ हो, विपक्ष को तो देखना नहीं चाहती। जिस तरह से कल हुआ है, जिस तरह से केंद्र में हो रहा है, तो विपक्ष को साथ लेके चलना नहीं चाहती है। मगर हमारा फिर भी एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो इसके तहत मैं बोलना चाहूंगा कि विपक्ष हमेशा सत्ता के साथ लेके चलना चाहता है कि हर वर्ग को खुशहाल रहे, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज होता है। मगर आपको किसान हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, उनको खुश करने के लिए उनके लिए काम करना पड़ेगा। अब खुश करने के लिए महिलाओं को फटी साड़ियां देंगे तो आप बोलेंगे महिला खुश है। अब महिलाओं के उल्टे आप दारू के ठेके खोल देंगे तो आप बोलेंगे हमने महिलाओं के काम कर दिया। छात्र अगर बोलेगा मेरे को रोजगार चाहिए तो आप रोजगार बना देंगे, लाठीचार्ज करेंगे, छात्र बैठा देंगे तो आप बोलेंगे हमने छात्र का काम कर दिया। किसानों के लिए आपसे आंकड़े लेके आए और किसान सड़क पे रोड जाम कर रहा है और बोलेंगे किसानों को हमने काम कर दिया। तो इस तरह से चीजें नहीं होती है, आपको करना पड़ता है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, मयंक जी की। मयंक जी, सत्यप्रकाश सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर सरकार किसी प्रकार की समिति का गठन करती है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है, तो विपक्ष को अगर साथ में लेकर चले तो इस प्रकार की विरोधाभास की स्थिति नजर नहीं आए। और अगर देखा जाए
तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी यही चाहते हैं और आम जनता भी यही चाहती है कि किसानों का उद्धार हो, किसान निर्यातक बने, किसान जो है वो सेल्फ मेड बने, अपनी जो फसल उसको खुद बेचे, किसानों की आय बढ़े, ताकि किसान के साथ देश भी तरक्की करे। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। अच्छा, ये मतलब ये समझ में नहीं आया है हमको कि विपक्ष को भी साथ में ले। एक नैतिक रूप से तो ये हो सकता है कि अगर किसी को लगता है कि सामने वाले या विपक्ष के पार्टी के नेताओं से उनको बेहतर सुझाव मिल सकते हैं तो बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सरकार ऐसा सोचती होगी कि भाई विपक्ष से उनको अच्छी सलाह मिल सकती है इसलिए वो शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई विवाद की वजह नहीं होनी चाहिए कि हमको शामिल नहीं किया इसलिए ये गलत है। आप गलत है तो उसका एक विरोध करें कि भाई इसमें ये चीजें गलत हैं या इसमें ये चीजें ठीक हैं, लेकिन ये कोई आधार नहीं हो सकता है कि भाई हमको शामिल नहीं किया इसलिए जो है इसका विरोध किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सलाह तो ली जा सकती है, बिल्कुल शामिल करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष की भी सलाह जो है वो काफी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि विपक्ष भी सरकार में रहता है, कभी सरकार से बाहर रहता है। तो ऐसे में विपक्ष में भी तमाम विद्वान लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इस मामले को लेकर, और कहीं ना कहीं दोनों ही दल, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल, सभी की यही कोशिश होती है कि सरकार में रहते हुए देश का भला किया जाए, किसानों का, आम जनता का, और इस प्रकार की समस्याएं भविष्य में ना आए। चूंकि इस समय की बाध्यता है, इसलिए आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रविंद्र जी आपका भी, सत्यप्रकाश सिंह जी आपका भी, और मयंक जी आपका भी। तो सरकार का दावा है कि नई समिति किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी, जबकि विपक्ष इसे देर से उठाया गया कदम बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समिति सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या वास्तव में किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाने में असरदार साबित होगी। फिलहाल खाद के मुद्दे पर सियासत भी जारी है और जवाबदेही की बहस भी। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।